नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस मामले की गहरी पड़ताल कर रहे हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। सोचिए, मुंबई का एक पॉश इलाका, वहां गोलियां चलती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली। कोई दुश्मन नहीं, कोई धमकी नहीं, मतलब कोई सुराग तक नहीं। तो सवाल ये था कि आखिर ये गोली चलाई किसने और क्यों? ये एक परफेक्ट ब्लाइंड केस था। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसे लोग ज्यादातर फिल्म समीक्षाओं और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जानते हैं। कमाल राशिद खान यानी KRK। हमारी आज की जो चर्चा है वो इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिन्हें द लल्लन टॉप ने भी अपनी एक वीडियो में संकलित किया है। और हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक फिल्म समीक्षक जो अपनी ऑनलाइन दुनिया में मगन था, वो अचानक फायरिंग जैसे इतने गंभीर आपराधिक मामले की सुर्खियों में कैसे आ गया। बिल्कुल। और कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू भी है। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले KRK बॉर्डर 2 का रिव्यू कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म को 3 स्टार दिए, दिलजीत दोसांझ को फिल्म की जान बताया और वरुण धवन की जमकर आलोचना की। और यही विरोधाभास इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। मतलब एक तरफ वो फिल्मी दुनिया की वर्चुअल बहसों में उलझे थे और दूसरी तरफ असल दुनिया में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच एक असली क्राइम सीन की गुत्थी सुलझा रही थी, जिसकी कड़ियां आखिर में उन्हीं तक पहुंचने वाली थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनकी गिरफ्तारी का उनके किसी रिव्यू या ट्वीट से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 18 जनवरी। मुंबई के अंधेरी इलाके में ओशिवारा पुलिस स्टेशन को एक कॉल आती है। क्या हुआ था उस रात? जनवरी की रात लोखंडवाला बैक रोड पर नालंदा सोसाइटी के लोग अचानक गोलियों जैसी तेज आवाजों से सहम गए। दूसरे और चौथे फ्लोर पर रहने वाले कुछ परिवारों ने जब घबरा कर बाहर देखा तो उन्हें अपनी इमारत की दीवारों पर गोलियों के निशान मिले। ओह, राहत की बात यह थी कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन एक रिहायशी सोसाइटी में इस तरह फायरिंग होना यह अपने आप में बहुत बड़ी और डराने वाली बात थी। जाहिर है लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी होगी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें दीवारों पर निशान के अलावा और क्या मिला? उन्हें परिसर से 2 गोलियां भी मिली। अच्छा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। मतलब किसी ने कुछ देखा नहीं? कोई रंजिश, कोई धमकी? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो ये केस एक ब्लाइंड केस बन गया। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की तो किसी रंजिश या धमकी की कोई बात सामने नहीं आई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तो पुलिस के सामने ना कोई संदिग्ध था, ना कोई मकसद। तो उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हाँ, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तो एक तरह से पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही थी। लेकिन मामला गंभीर था, तो क्राइम ब्रांच भी शामिल हो गई होगी। हाँ, बिल्कुल। क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया और उन्होंने सबसे पहला कदम होता है CCTV फुटेज। हाँ, CCTV फुटेज। क्राइम ब्रांच ने इलाके के सारे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, लेकिन घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों? फुटेज में कुछ आया ही नहीं। अंधेरा था और शायद कैमरों के एंगल भी ठीक नहीं थे। कोई भी संदिग्ध या गाड़ी नजर नहीं आई। एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था कि ये केस शायद फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। पर यहीं पे कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है ना। यस, जब टेक्नोलॉजी मतलब CCTV ने जवाब दे दिया, तब पुलिस ने क्लासिक जासूसी और फोरेंसिक साइंस का सहारा लिया। बिल्कुल। जांच का जो असली टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब मौके से मिली उन 2 गोलियों को केमिकल एनालिसिस के लिए कलीना की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया। अच्छा। और यहीं से केस की पूरी दिशा ही बदल गई। ये दिखाता है कि आजकल के क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पुरानी पुलिसिंग और मॉडर्न फोरेंसिक साइंस का मेल कितना जरूरी है। शायद बिना इस रिपोर्ट के ये केस कभी सुलझता ही नहीं। तो मतलब गोलियां पड़ोस की बिल्डिंग से नहीं बल्कि पास के एक बंगले से आईं। ये तो वाकई एक फिल्मी ट्विस्ट जैसा है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला था? देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से सूत्र बताते हैं कि फोरेंसिक जांच, जिसे बैलिस्टिक्स कहते हैं, वो गोली के एंगल और इम्पैक्ट का विश्लेषण करती है। उस विश्लेषण से ये संकेत मिला कि गोलियां बहुत करीब से चलाई गई थीं और उनकी दिशा पास के ही एक बंगले की तरफ इशारा कर रही थी।
जब पुलिस ने उस बंगले के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो बंगला कमालार खान का है। ओह, जो केस अब तक अज्ञात था उसमें अचानक एक हाई प्रोफाइल नाम जुड़ गया। ठीक है, तो पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट से एक लीड मिल गई, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि गोली उनके बंगले की दिशा से आई, क्या किसी को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है या पुलिस के पास और भी कुछ था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ एक फोरेंसिक संकेत गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं होता। पुलिस ने इस लीड के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। उन्होंने केआरके के बंगले के आसपास और जानकारी जुटाई होगी और शायद कुछ और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी मिले होंगे। अच्छा। और इसी पुख्ता तैयारी के बाद 23 जनवरी की रात को पुलिस केआरके को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। और अगले ही दिन 24 जनवरी की सुबह गिरफ्तारी की खबर आ गई। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पूछताछ में ज्यादा समय नहीं लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में केआरके ने कथित तौर पर यह मान लिया कि फायरिंग उन्होंने ही की थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो वजह बताई वो इस केस को और भी ज्यादा अजीब बना देती है। एक मिनट, तेज हवा से गोली का रास्ता बदल गया, क्या ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या फोरेंसिक साइंस इस तरह के दावों को साबित या खारिज कर सकता है? ये सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि अब जांच का सबसे बड़ा बिंदु है। केआरके का दावा है कि ये एक दुर्घटना थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपनी लाइसेंसी पिस्तौल की सफाई कर रहे थे। सफाई। हाँ, और सफाई के बाद हथियार की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मतलब ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, उन्होंने 2 राउंड फायर किए। उनके मुताबिक उनका निशाना सामने मौजूद मैंग्रोव इलाके की ओर था, जो उन्हें एक सुरक्षित दिशा लगी। पर उनका ये अनुमान गलत साबित हुआ और उसके लिए उन्होंने हवा को जिम्मेदार ठहरा दिया। जी, उनका यही कहना है कि उस वक्त तेज हवा चल रही थी और उसी हवा के झोंके ने गोलियों की दिशा बदल दी और वे पास की सोसाइटी की दीवार से जा टकराए। क्या ये मुमकिन है? देखिए, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के लिए ये दावा जांचना बहुत मुश्किल नहीं है। फोरेंसिक जांच ये बता सकती है कि गोली किस एंगल से, कितनी ताकत से और लगभग कितनी दूरी से चलाई गई है। वो मौसम विभाग से उस दिन और उस समय की हवा की गति का डेटा भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर ये तय किया जाएगा कि तेज हवा वाली थ्योरी में कितना दम है। तो केआरके गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी तरफ से एक तेज हवा वाली कहानी भी बता दी है, लेकिन पुलिस इस कहानी पर कितना भरोसा कर रही है? कानूनी तौर पर अब मामला किस दिशा में जा रहा है? पुलिस किसी भी कहानी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करती, खासकर जब मामला फायरिंग का हो। मुंबई पुलिस ने केआरके के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और साथ ही उनका हथियार भी जब्त कर लिया गया है ताकि उसकी भी फोरेंसिक जांच हो सके। ये देखने के लिए कि गोलियां उसी हथियार से चली थी? हाँ, ये भी देखा जाएगा कि क्या हथियार से छेड़छाड़ हुई थी और क्या बरामद गोलियां उसी हथियार से चली थी। आपने आर्म्स एक्ट का जिक्र किया, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते? जरूर। देखिए, आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र अधिनियम भारत में हथियारों के रखने और इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाला कानून है। अच्छा। ये कानून तय करता है कि किसे लाइसेंस मिलेगा, किस तरह के हथियार रखे जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है। हाँ, और इसमें लापरवाही से या गैर जिम्मेदाराना तरीके से हथियार का इस्तेमाल करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। तो मतलब किसी रिहायशी इलाके में टेस्टिंग के लिए फायरिंग करना, ये तो सीधा सीधा उल्लंघन हुआ। हाँ, ये इस कानून का सीधा सीधा उल्लंघन हो सकता है, भले ही आपका निशाना कहीं और का हो। और यहीं पर वो दुर्घटना और आपराधिक लापरवाही के बीच की वो महीन रेखा सामने आती है ना। केआरके से दुर्घटना बता रहे हैं लेकिन कानून इसे लापरवाही मान सकता है। बिल्कुल सही, यही इस केस का कानूनी क्रक्स है। पुलिस अब इसी सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्या ये वाकई एक अनजाने में हुई भूल थी या ये घोर लापरवाही या कानून को हल्के में लेने का मामला था। क्या एक लाइसेंसधारी हथियार रखने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता होना चाहिए कि एक घनी आबादी वाले इलाके में हथियार टेस्ट नहीं किया जाता? क्या उन्होंने ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा एक बड़ा जोखिम उठाया जिससे किसी की जान जा सकती थी? मतलब जांच का फोकस अब केआरके के इरादे और उनकी लापरवाही के स्तर को समझने पर है। हाँ, जांच का एक और अहम पहलू ये भी है कि क्या इस घटना से किसी की जान को वास्तविक खतरा पैदा हुआ था। सोचिए, अगर गोली किसी खिड़की से अंदर चली जाती तो क्या होता? सही बात है। तो लाइसेंसी हथियार रखने से जुड़े सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ है ये भी देखा जाएगा। पुलिस का कहना है कि जब विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल होगी, तभी इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षिप्त में देखें, एक फिल्म समीक्षक जो सोशल मीडिया पर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो मुंबई के एक पॉश इलाके में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार होते हैं और उनकी दलील है कि ये एक हादसा था जब वे अपनी लाइसेंसी पिस्टल साफ कर रहे थे
और तेज हवा ने गोलियों का रुख मोड़ दिया। और दूसरी तरफ पुलिस है, जो इसे सिर्फ एक हादसे के तौर पर नहीं देख रही है। वो ये जांच रही है कि ये एक दुर्घटना थी, आपराधिक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और मंशा थी। मामले की सच्चाई अब फॉरेंसिक सबूतों, गवाहों अगर कोई हैं तो, और पुलिस की आगे की जांच पर टिकी है। तो ये केस अभी कई और मोड़ ले सकता है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब ये अदालत में जाएगा। ये पूरा मामला वाकई बहुत पेचीदा है और ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी से जुड़ी क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा आपने। ये मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल यही है कि जब किसी व्यक्ति के पास कानूनी रूप से कोई हथियार होता है, तो दुर्घटना और आपराधिक लापरवाही के बीच की रेखा कितनी स्पष्ट होती है। केआरके का मामला तो सुर्खियों में है, लेकिन देश में ऐसे कई लाइसेंसधारी होंगे। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि हथियार का लाइसेंस मिलना एक अधिकार से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। समाज और कानून इस जिम्मेदारी की रेखा को कैसे परिभाषित करते हैं, खासकर जब बात मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहरी इलाकों की सुरक्षा की हो, जहां एक छोटी सी चूक भी किसी की जान ले सकती है। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी का भी सवाल है।